हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल मैकेनिकल मेजर। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि आज से हमारी हिस्ट्री की क्लास चालू होगी, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। पॉलिटी के लिए जो भी आपके क्वेरीज हैं उसके लिए मैं आपको फ्राइडे को एक ऑनलाइन लेक्चर रखूंगा जिसमें लाइव क्लास होगी। वहाँ आप पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हैं, क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। हिस्ट्री के जो तीन भाग हमने लास्ट स्ट्रेटेजी में बताया था मैंने, तो उसमें जो एंशंट हिस्ट्री है दैट इज द प्राचीन भारत, वहां से हम स्टार्ट करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमको पढ़ना होता है वो बैकग्राउंड जानना होता है। कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसकी एक बैकग्राउंड पृष्ठभूमि जानना जरूरी है। आप जरूर जीएस पढ़ रहे हैं, आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, मुझे पता है, बट थोड़ा सा आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो हम अगर हिस्ट्री पढ़ना चालू करते हैं तो वहां एक शब्द मिलता है हमें, प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब होता है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। ये ऐसे समय होते हैं या ये ऐसा कालखंड होता है हिस्ट्री का, इतिहास का, जहां पर कि रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं मिलते। नो रिटर्न रिकॉर्ड्स, लिखित में कोई भी हमें रिकॉर्ड नहीं मिलता, कोई भी पाषाण लेख नहीं मिलते, मेटल कोई भी आपके ऐसा कोई भी कार्विंग्स वगैरह नहीं मिलती, कोई टेम्पल्स नहीं मिलते जहां रिटर्न रिकॉर्ड्स आपको देखने को मिले। तो ऐसे काल को हम प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल। बट अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि प्रागैतिहासिक में अगर रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है तो हम कैसे उसको बांट पाए या कैसे उसको पढ़ पाए। तो उसके लिए जो मिला, हमें टूल्स मिले, कुछ हथियार औजार मिले, देन आपको यूटेंसिल्स मिलते हैं, और कुछ आगे आप आएंगे तो आपको जो लैंडमार्क्स हैं जैसे खेती के अवशेष या आपको घरों के अवशेष वो मिलते हैं। उनके आधार पर हमने हिस्ट्री को फिर यहाँ से कंस्ट्रक्ट करना चालू किया। इसीलिए अगर आपको क्वेश्चन आता है या ऐसे कभी पूछा जाता है ट्रू फॉल्स में कि प्री हिस्टोरिक पीरियड हैज रिटर्न रिकॉर्ड्स, आंसर विल बी फॉल्स या नो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है। अब प्री हिस्टोरिक का जो डिवीजन है, जो उसको हम बांटे हैं, वो तीन भाग में बांटा गया है। पहला जो है वो पैलियोलिथिक एज होता है, देन मेसोलिथिक एज होता है, देन नियोलिथिक एज होता है। चौथा भी आप थोड़ा सा रुक जाएंगे। पैलियोलिथिक एज, जिसे हम ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, पूरा पाषाण काल इसे कहा जाता है। और पूरा पाषाण काल जो होगा वो पूरा का पूरा कब से होगा? बिफोर 10,000 बीसी। बीसी और एडी, ये दो शब्द आपको और बता दूं। सबसे पहले आपको जानना है कि क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट जो है, उनका जो जन्म है उस ईयर को आधार माना गया है, उस ईयर को बेस ईयर लिया गया है। और यदि उसके पहले कोई घटनाएं हुई तो उसे, इधर हम क्राइस्ट के पहले जाएंगे तो उसे बिफोर क्राइस्ट कहा गया, ईसा पूर्व जिसे आप हिंदी में बोलते हैं। और क्राइस्ट के जन्म के बाद अगर कोई डेट आप लेते हैं तो उसे एडी कहा जाता है। बट आजकल ये टर्म जो है ये चलन से हट चुका है, इसे सीई बोलते हैं, कॉमन एरा। इसे क्या बोलते हैं? कॉमन एरा। तो बिफोर क्राइस्ट एरा बीसीई कहीं कहीं मिलेगा, और एक मिलेगा आपको कॉमन एरा। एडी जो शब्द है वो भी कहीं दिख सकता है कुछ पुराने किताबों में, आप वहां कंफ्यूज नहीं होंगे। ये कालखंड आपको जानना जरूरी था। हर जगह आप हिस्ट्री जब पढ़ने जाएंगे तो आपको ये वाला टर्मिनोलॉजी मिलेगा, बीसी एंड सीई। तो बिफोर 10,000 बीसी, 10,000 ईसा पूर्व से पहले की जो कालखंड है ये है आपका पैलियोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज, पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल बोलने का मतलब है कि उस समय मानव सभ्यता का विकास होने लगा था। हम कुछ जानवरों को पालने लगे थे और कुछ बहुत ही बेसिक हथियार यूज करने लगे थे, जो कि हंटिंग या गैदरिंग, मतलब खाना बनाने के लिए या फिर खाने को ग्रहण करने, जैसे शिकार वगैरह करने के लिए किया जाता था। तो हंटर और गैदरर्स थे हम किस समय? इस समय जब पैलियोलिथिक एज चल रहा था। और उसके बाद जब हम सेकंड में आएंगे, मेसोलिथिक में आएंगे। मेसोलिथिक का और एक शब्द है या इसको और कहा जाता है मिडिल स्टोन एज, मध्य पाषाण काल।
पाषाण काल इसे इसलिए कहा जा रहा है अभी ये 3 को, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा स्टोन्स का यूज हुआ है, पाषाणों का, पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो यूटेंसिल्स के लिए करें या फिर आपके हथियारों के लिए करें। यहाँ कहीं पर भी आपको धातु का प्रयोग नहीं दिखेगा। तो मिडिल स्टोन एज में क्या है, मिडिल स्टोन एज कब से कब तक है, 10,000 बीसी, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक, 4,000 बीसी तक। आपको रामशरण शर्मा सर की बुक में 4,000 मिलेगा, आप एनसीईआरटी वगैरह जाएंगे 6,000 भी मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको लगभग उस समय का बताया गया है, बट जो आपकी बुक है, जो मैं आपको बताया रामशरण शर्मा सर की बुक, वो आप आंसर लेने के लिए काफी है, उसी बुक को रेफरेंस माना जाता है। 4,000 सर ने लिखा है, मतलब वो सही है। देन नियोलिथिक एज, नियोलिथिक का मतलब होता है न्यू स्टोन एज, नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल जो था, ओल्ड स्टोन एज जो था, वहां से अगर हम मेसोलिथिक में जाएंगे तो मेसोलिथिक जो है वो एक ट्रांजिशन फेज है। एक काल जब थोड़ा परिवर्तन हो करके दूसरे काल में जाता है तो उसके बीच का जो समय होता है उसे ही मध्य पाषाण काल बोला गया। यहाँ पर मिडिल स्टोन एज इसीलिए कहा गया। पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड से जब न्यू में जा रहा था, तो ट्रांजिशन फेज है ये, इसीलिए नियोलिथिक में क्या हुआ, न्यू स्टोन एज हुआ। यहाँ पर कुछ हथियारों में और परिवर्तन किए गए, जो यहाँ माइक्रोलिथ्स बनाए गए थे। माइक्रोलिथ्स मतलब छोटे हथियार, छोटे पाषाण के हथियार बनाए गए थे, उन्हें उनमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया, उन्हें और कॉम्पैक्ट बनाया गया, उन्हें और अच्छा बनाया गया। यहाँ पर मिडिल स्टोन एज में कृषि और सेटलमेंट्स के जो आप बोल सकते हैं कि रिमेन्स हैं, जो बचे हुए अवशेष हैं वो मिले हैं। इससे प्रूफ होता है कि यहाँ पर जो है मनुष्य जो है वो क्या होने लग गया था, घर बना करके रहने लग गया था। लेकिन ये घास फूस के घर थे, ये कोई परमानेंट मड के घर नहीं थे, मिट्टी के घर नहीं थे। लेकिन जब हम नियोलिथिक एज में आएंगे तो नियोलिथिक एज में मिट्टी के घर आपको देखने को मिलेंगे, और वहां पर कुछ ज्यादा समय तक लोग एक जगह रहने लगे थे, मतलब थोड़ा सेटलमेंट बढ़ा था। लोगों का जो कम्युनिटी जो थी, कम्युनिटी बनने का, जो समाज बनने का एक प्रक्रिया थी, वो चालू हो गई थी, ऐसा आप बोल सकते हैं। डोमेस्टिकेशन के प्रमाण मिलेंगे, जानवरों को पाला जाता था उन्हें, और हंटिंग भी यहाँ कम हो गई थी। जहां पर कृषि क्योंकि आ चुकी थी, अनाज जो है आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ कृषि कार्य नहीं किया जाता था, क्योंकि मेटल से जो पत्थर से हथियार से भूमि खोदने का काम है वो टफ होता है। इसलिए मेटल एज जब तक नहीं आएगा तब तक आप बोल नहीं सकते कि आप एडवांस्ड फार्मिंग जो है वो चालू हो चुकी थी। तो 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक का समय है हमारे नवपाषाण काल का। 1,000 बीसी, यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आएगा कि 1,000 बीसी जो है वो तो बहुत कम एज हो गया, मतलब अभी अभी का समय हो गया। यस, यू आर राइट। नवपाषाण काल जो है उसी में ही, उसी काल से ही आप बोल सकते हैं कि मेटल एज की शुरुआत वहां हमें बीच में दिखती है, जिसे हम आगे चल करके पढ़ने वाले हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मेटल एज मतलब धातु युग की शुरुआत हो चुकी थी। कैल्कोलिथिक पीरियड इसे कहा जाता है। कॉपर स्टोन एज, हिंदी में इसे कॉपर स्टोन, मतलब हिंदी में तो नहीं, इसका कैल्कोलिथिक का आप अलग अलग करेंगे तो कैल्को मतलब कॉपर, लिथिक मतलब स्टोन, और पीरियड का मतलब एज है। तो यहाँ ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता आपको देखने को मिलेगी, और इसे ही आप बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता वहां देखने को मिलती है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या है और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आपको पढ़ना है, वो हम अब देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता अगर हम देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो टाइम पीरियड है वहां से हम स्टार्ट करेंगे और मेन इंपॉर्टेंट सिटीज तक जाएंगे। इतने ही क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइम पीरियड कौन सा है। तो टाइम जो डेटिंग की गई वो दो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको मिलेंगे किसी भी बुक में आप देखेंगे तो। एक है सर जॉन मार्शल ने एक डेट सुझाया जिसे उन्होंने कहा कि 3250 बीसी से लेकर के 20
750 बीसी तक, ये एक डेट मिलेगा। दूसरा डेट आपको डीपी अग्रवाल सर का मिलेगा, तो वहाँ उन्होंने कहा कि 2300 बीसी टू 1750 बीसी, ये जो टाइम पीरियड है ये है आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको ये सेकंड वाला ही मिलता है, 2300 बीसी से लेकर 1750 ईसा पूर्व बीसी तक। तो डेट कभी पूछेगा तो आप दोनों डेट्स को याद रख लेंगे। थोड़ा सा याद रखना है, अभी जस्ट पहले मैंने आपको बताया कि नियोलिथिक एज जो था वो हम 1000 बीसी तक का काउंट किए हैं, सी 1750 बीसी उसी में ही आएगा। तो ऐसा नहीं है कि नियोलिथिक एज में ये काउंट नहीं हो रहा है। मैंने आपको फिर से बोला है कि नियोलिथिक ट्रांजिशन फेज जो है वो होगा। और एक साइट आपको मिलेगी, कभी आप बुक्स में पढ़ेंगे तो मेहरगढ़ की साइट, जो कि आपको सिंध में है, मतलब साउथ साउथ बोल रहा था मैं, नॉर्थ वेस्ट की तरफ आपको एक मेहरगढ़ की साइट मिलेगी। वहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे न्यू स्टोन एज से मेटल एज तक, मतलब कैल्कोलिथिक पीरियड तक, कॉपर स्टोन एज तक का जो ट्रांजिशन है वो वहां साफ दिखता है। वहां के जो जो भी वहां के फाउंडिंग्स है वहां से हमको पता चलता है, मेहरगढ़ की साइट। देन हम बात करें फीचर्स की, तो आपने बहुत जगह सुना भी होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी उस समय की। और इसके समानांतर ये तो भारत का कुछ क्षेत्र और बलूचिस्तान मतलब सिंध का कुछ क्षेत्र, अफगानिस्तान जिसे आज आप बोलते हैं, पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वहां तक ये जो था ये आपको देखने को मिलेगा। इसके समकालीन अगर आपको पूछता है तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इसके समकालीन है, देन सुमेरियन सिविलाइजेशन इसके समकालीन है, क्योंकि इनसे वो ट्रेड किया करते थे। तो वहां के भी रिमेन्स इंडस वैली से मिले हैं। इससे प्रूफ होता है कि ये दोनों तीनों जो सिविलाइजेशंस हैं वो क्या है, समकालीन है। एक ही समय में तीनों सिविलाइजेशन जो है वो कार्यरत थी, वहां काम चल रहा था। तो हम देखते हैं फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट फीचर है टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता जो बनी वो सभ्यता जो थी नियोलिथिक में, आपको क्या मिलेंगे, छोटे छोटे गांव मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में आ जाते हैं तो मेहरगढ़ से जब आप आगे बढ़ते हुए आएंगे तो आपको सिंध में बहुत बड़ा नगर मिलता है, जिसे बाद में हड़प्पा का जो नगर नाम दिया गया। सबसे पहला साइट जो खोजा गया और सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज जो वहां फाउंड की गई। तो टाउन प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। नगर नियोजन, नगर कैसे बनाए जाते थे, तो वहां पक्के ईंटों के मकान आपको दिखेंगे, फिर एक दूसरे को काटती हुई सड़कें दिखेंगी 90 डिग्रीज में, जैसे चौराहे बनते हैं वैसे सड़कें दिखेंगी। बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। लोगों के घर में क्या होते थे, जब नगर बसाए जाते थे तो कुछ एक नगर के कुछ भाग जो है वो ऊपर बसा जाता है, जिसे सिटाडेल कहा गया है। जैसे आपको मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और एक साइट है बनावली, वहां आपको देखने को मिलेगा। और सिटाडेल जो है वो ऐसा माना गया है कि कुछ या तो रूलिंग क्लास वहां रहता होगा या अपर क्लास वहां रहता होगा, जो सोसाइटी का जो थोड़ा सा रिच क्लास है, मतलब वहां पर जो थोड़े से पैसे वाले लोग हैं वो रहते होंगे। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी कोई भी बुक आप पढ़ें, कभी भी आप डाटा कुछ भी साइट करें, आप बोले किसी को, तो वहां पर आप शायद ऐसा होगा ये शब्द यूज करेंगे, इट मे बी और इट हैड बीन, ऐसा कुछ शब्द यूज करेंगे, क्योंकि परफेक्टली कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है, बट बुक्स में आपको जो देखने को मिलेगा वही डाटा को हमको पढ़ना है और एग्जाम में वही डाटा पूछा जाएगा। देन हम अब बात करते हैं इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक जीवन जो था लोगों का वो था कृषि कार्य। और कृषि में भी जो मुख्य फसल थी वो थी आपका चावल नहीं था वहां। राइस के जो प्रमाण है, चावल के जो प्रमाण है वो रंगपुर और लोथल में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन वीट और बार्ली, गेहूं और जौ जो है वो सबसे ज्यादा वहां उगाया जाता था। अन्नों को, जो अन्न उगाए जाते थे उनको स्टोरेज के लिए वहां बड़े बड़े आपको ग्रीनरीज दिखेंगे, अन्नागार वहां देखने को मिलेंगे। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा अन्नागार आपको देखने को मिलता है।
ऐसे कुछ साइट्स हैं जिनके इंपॉर्टेंट फीचर्स मैं आपको बताते चलूंगा। आप वीडियोस देख करके नोट्स आप बना लीजिएगा। नोट्स के लिए मैं आपको मैटर भी यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। नाम देखिए हिंदी इंग्लिश कैसे भी लिखिए, लेकिन आपको जो टर्मिनोलॉजीज है वो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखता चलूंगा। हिंदी मीडियम वालों को भी आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर हम बात करें सोशल लाइफ की, तो सोशल लाइफ में आप जैसे नगर में रहने लगे थे तो वहां पर जो सोशल लाइफ थी, जैसे आपको ऑर्नामेंट्स मिलेंगे, बीट्स मिलेगा, मनके मिलेंगे, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाता है कि वहाँ के लोग जो है वो फैशनेबल थे, बहुत ज्यादा फैशन पे ध्यान देते थे। और अगर सोशली एक्टिव लोगों की बात करें तो वहां पर फिशिंग होती थी, हंटिंग भी होती थी, और आपको बुल फाइटिंग के प्रमाण वहां मिले हैं। देन चैरियट जो है, रथों की जो बात है वो आपको देखने को मिलेगी। वार वेपन्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन घोड़े का प्रमाण आपको नहीं मिलेगा। लेकिन सुरकोटड़ा में आपको घोड़े के प्रमाण, अस्थियों के प्रमाण देखने को मिलेंगे। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है आर्ट, कला के क्षेत्र में क्या था, तो आपको मोहेंजोदड़ो में एक बहुत ही अच्छा ब्रॉन्ज का एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। उस नर्तकी की मूर्ति के लिए कहा जाता है कि वो सबसे अच्छा कला का उदाहरण था हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में, मोहेंजोदड़ो में मिली थी। ये क्वेश्चन भी आता है। फिर आपको टेराकोटा का इस्तेमाल वहां देखने को मिलेगा। टेराकोटा के खिलौने मिले हैं, टेराकोटा के बहुत सारे ऐसे फिगर्स मिले हैं जिसमें आपको समझ में आ जाता है कि टेराकोटा वहां पर बहुत ज्यादा फेमस था। फिर अगर मैं स्क्रिप्ट की बात करूं, लिपि की बात करूं, तो लिपि जो है वो पिक्टोरियल लिपि थी। चित्र के रूप में अक्षरों को बनाया जाता था, और लिपि जो है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। लिपि जो है अभी तक नहीं पढ़ी गई है, इसीलिए इसे प्रागैतिहासिक काल के खंड में ही रखा जाता है। क्योंकि लिपि को पढ़ने में, जब भी किसी भी काल की वो लिपि अगर पढ़ ली जाती है, तो वहां पर के बहुत सारी चीजों को हम देख सकते हैं। सील वहां आपको देखने को मिलेगी, जैसे सील यूज करते हैं हम आज, वैसे ही वहां भी सील यूज करते थे, उसमें कुछ लिखा रहता था। और वहीं से समझ में आया कि ये जो लिपि है उनकी, वो चित्रों के माध्यम से है। कहीं मछली जैसा आकार बना है, कहीं पर कोई ऐसे रोमन के लेटर्स कुछ ऐसा होगा, तो वो चीजें अभी तक पढ़ी नहीं गई हैं। तो लिपि को पढ़ने में हम कामयाब अभी तक नहीं हुए हैं। देन रिलीजन की बात करें तो मदर गॉडेस, जो मातृशक्ति है, उनकी उपासना वहां की जाती थी। देन नेचुरल जो भी पावर्स हैं उनको पूजा जाता था। फिर आप बोल सकते हैं कि घोस्ट मतलब भूत प्रेत में भी वहां विश्वास दिखाया गया है, और इविल फोर्सेस मतलब खराब शक्तियों को भी वहां प्रदर्शित किया गया है। ये सारा क्वेश्चन आता है। देन लिंग की पूजा वहां पर दिखाई गई है, लिंगा वर्शिप आपको देखने को मिलेगा। इसके प्रमाण मिले हैं वहां से, तो आप बोल सकते हैं कि वहां लिंग की पूजा की जाती थी। देन है बुरियल मेथड्स, अंतिम संस्कार की जो पद्धतियां हैं वो अलग अलग जगह में आपको अलग अलग दिखेंगी। कहीं पर जला करके पॉट्स में भर दिया जाता था और उन्हें पक्षियों को दे दिया जाता था। कहीं पर आपको दफनाने के प्रमाण मिलेंगे, कहीं दफनाने के साथ साथ वहां उनके कुछ चीजें रख दी जाती थी। हो सकता है उनकी फेवरेट चीजें रख दी गई हो, या फिर उनके साथ में कहीं कहीं पर जानवरों के साथ में उनको दफनाया हुआ भी मिले हैं प्रमाण ऐसे। तो हो सकता है कि उनका फेवरेट कोई हो, उनके साथ में उसे दफना दिया गया हो। तो ऐसे बहुत सारे 3-4 मेथड्स आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, इसलिए मैं ये सब चीज आपको बता रहा हूँ। देन हम चलते हैं कुछ उसके एक्सटेंट की ओर, कि कहां से कहां तक वो फैला हुआ था। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो लगभग 1,30,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई आपको दिखेगी। और उत्तर में, नॉर्थ में अगर मैं बात करूं तो मांडा करके एक जगह है जम्मू में, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं उनके जो एरिया है। फिर आप साउथ में आएंगे तो भगतराव था। भगतराव जो है वो नर्मदा नदी घाटी के ऊपर का जो क्षेत्र है वहां तक आपको देखने को मिलेगा। देन वेस्ट में अगर बात करें, पश्चिम साइड में, तो सिंध में सुटकागन डोर एक साइट है, वहां तक आपको देखने को मिलेगा। और ईस्ट में, पूर्व में यूपी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक वो देखने को मिलेगा। ये एक त्रिभुज के आकार की एक
इस टाइप की क्या है साइट जो है वो बनी हुई है, और इसी तरह से वो फैला हुआ था हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है। तो जॉन मार्शल जो कि क्या हुए हैं, इनके खोजकर्ता हुए हैं, दयाराम साहनी का नाम आपको देखने को मिलेगा। तो जॉन मार्शल ने इसे, क्योंकि जब हम प्लेसेस की बात करें तो सबसे पहला जो प्लेस खोजा गया था वो था हड़प्पा, और हड़प्पा के पहले जो खोजे वो है दयाराम साहनी और जॉन मार्शल के द्वारा, और पहली साइट होने के कारण जॉन मार्शल ने इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा, नाम दे दिया। कि सिंधु घाटी सभ्यता तो नाम था क्योंकि सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में मिली थी, लेकिन पहली साइट खोजे जाने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी साइट्स इंपॉर्टेंट है, उनके फीचर्स क्या है, और कौन सी नदी के तट पर है, और कौन उनको खोज करता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो हड़प्पा मैंने आपको अभी बताया कि दयाराम साहनी और जॉन मार्शल ने खोजा, सबसे पहले खोजा गया, और ये रावी नदी के तट पर आपको दिखेगा। देन मोहनजोदारो, मोहनजोदारो मूवी भी आई थी, मूवी में बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिखाया है और एक्स्ट्रा भी कुछ है मैटर्स, तो मूवी पे आप नहीं जाएंगे, कोई देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। मोहनजोदारो जो है वो सिंधु नदी इंडस रिवर के साइड में आपको देखने को मिलेगा, और राखल दास बनर्जी इसके खोज करता है। देन तीसरी साइट है कालीबंगम। मोहनजोदारो जो है वो सिंध में है, पाकिस्तान में। देन हड़प्पा भी आपका पाकिस्तान में ही है। कालीबंगम जो है ये आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में, जो भारत के क्षेत्र में घग्गर नदी के तट पर आपको वो मिलेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ गया घग्गर नदी कहाँ है, तो आप पुराने नदियों के नाम देख सकते हैं। हो सकता है ये नदी अभी आपको ना दिखे, राजस्थान में तो नदी दिखती नहीं है आपको, ये बहुत पहले की बात है। देन इनके जो खोज करते हैं वो है घोष, ए घोष, और लाल का भी नाम आपको कहीं मिलेगा, लाल एवं घोष, इस तरह से नाम आपको देखने को मिलेंगे, कभी ऑप्शन में आएगा तो आप लगा दीजिएगा। देन लोथल, लोथल जो साइट है इंपॉर्टेंट साइट है, क्योंकि जो लोथल है वो गोदी बेड़ा था, डॉकयार्ड था। डॉकयार्ड का मतलब होता है बंदरगाह, बंदरगाह से ट्रेड होगा बाहर के, जैसे मैंने आपको बताया कि सुमेरियन या मेसोपोटामियन, वहां की जो सभ्यताएं थी वहां से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता था वो डॉकयार्ड के थ्रू होता था। तो लोथल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सिटी बन जाती है, और ये आपको अभी जो प्रेजेंट है वो गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। भोगवा नदी, भोगवा रिवर के तट पर है, और रंगनाथ राव ने इसे खोजा है। ये चार्ट जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भाई। देन बनावली, बनावली जो है वो हरियाणा में आपको अभी देखने को मिलेगा। बनावली जो है सरस्वती नदी के तट पर है, बट सरस्वती रिवर को ऐसा माना जाता है कि वो एक गुप्त नदी है। जो भी आपको सुनने को मिलते होंगे, आपको उन सब से नहीं जाना है, आपको फैक्चुअल चीजें याद रखनी जो बुक में लिखी गई है। बिस्ट, बिस्ट जो है वो इनके खोज करता है, बनावली से आप बिस्ट को याद रखिए। देन चनहुदो, चनहुदड़ो या चनहुदो, इस नाम से आपको देखने को मिलेगा। मोहनजोदारो और चनहुदो, ये दो जो साइट हैं ये सिंधु घाटी के सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु नदी के ही बैंक पर स्थित हैं, और इनको जो खोजे थे वो थे एनजी मजूमदार, मजूमदार का नाम आपको याद रखना है। तो ये जो साइट उनके रिवर कौन सी थी और कौन उनको खोज करता थे, फाउंडर थे, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। देन हम बात करें डिक्लाइन की, पतन की, तो सिंधु नदी के पतन के कोई भी एक एग्जैक्ट कारण अभी तक हिस्टोरियंस ने प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं। इनमें डिबेट होता है कि कुछ का कहना है कि ऐसी बाढ़ आई कि पूरी की पूरी जो साइट्स थी वो तबाह हो गई और वह जो सभ्यता है वो खत्म हो गई। ऐसा तो मानना बहुत मुश्किल है। कुछ ने कहा कि बहुत सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, तो वहां पर के जो लोग थे वो कहीं और चले गए। अब जब कहीं और चले गए, आपका बोलना है तो कहाँ गए? तो ऐसे सारे डिबेट्स हैं, आपको उन सब पे नहीं जाना है। आपको याद रखना है कि डिक्लाइन जो है वो किसी एक कारण से नहीं हुआ है, ये डिबेटेबल टॉपिक है। कभी क्वेश्चन पूछ देता है एग्जामिनर को, आपके मन से खेलने का मतलब मन हो रहा होता है कि आपके जो थोड़ा सा पेपर को मजेदार बनाया जाए, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिक्लाइन कैसे हुआ। अब कैसे हुआ में आपको वो 3 ऑप्शन दे देगा, बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, या फिर आपको दे देगा आक्रमण, बाहर से आक्रमण हुआ। और
चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। तो आपको आंसर लगाना है वहां इनमें से सभी, क्योंकि सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। ऐसा कहा जाता है कि आर्यों का आगमन हुआ, हम वैदिक में इसके बाद पढ़ने वाले हैं। तो आर्यों का आगमन से भी क्या हुआ था, यहाँ की जो लड़ाइयाँ हुई और यहाँ की जो सभ्यता है वो खत्म हो गई, आर्य जो आकर के फिर राज करने लगे, ऐसे भी किसी का मानना है। तो ये डिबेटेबल टॉपिक है, बट डिक्लाइन हुआ था। डिक्लाइन वहां आपको लिखना जरूर है, कभी क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आप बता सकते हैं। तो ये था आपका सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी जानकारी, जो आपको आपके एग्जाम के लिए, एसएससी के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट था जानना। ऐसे ही सारे हिस्ट्री के वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। नोट्स आप जरूर बनाइए, और टेस्ट जो है हम वीकली रखेंगे, उन टेस्ट को आप देते रहिए। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू वेरी मच।